नेशनलिज्म के बारे में मैं दो चार बात कहना चाहता था। अदरिंग से पहले मैं एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो इसे सप्लीमेंट करेगा, वो है बिलोंगिंग। हर इंसान में बिलोंग करने की हसरत होती है, ज़रूरत होती है हमें हर वक्त, हर इंसान को, खुशी में, गमी में। कोई औरत रात 1 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरती है, पता लगता है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और उसे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई एक और औरत दिखाई दे जाती है। वो उसके पास जाती है, उसको अचानक लगता है कि हाँ, दिस इज सेंस। वो नहीं जानती वो औरत कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं, उसके पास जाके बैठ जाती है। होता है हम सबके साथ। मैं एक छोटे से शहर में बड़ा पला। कहीं भी मेरे को अगर आज यहाँ एएमयू में कोई लड़का लड़की खड़ा होकर बोल दे मैं गंगानगर से आया हूँ, मेरे को एकदम लगेगा अरे गंगानगर से आए हो। एकदम सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। हम एक दिवाली के दिन यूरोप में फंसे हुए थे, तो लगा है कैसे दिवाली होगी। फिर हमें और कोई तरीका समझ नहीं आया, हमने सारे उस इंस्टीट्यूशन वालों को बुलाया, अच्छा सब लोग हमारे घर आ जाओ। बैठ के हमने दिए जलाए, बत्तियाँ जलाई, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट किया। ईद का दिन है, आप कहीं अमेरिका में फंसे हुए हैं और वहाँ कोई आपको नाइजीरियन फैमिली दिखाई देती है जो ईद मना रही है, एकदम आप उसके पास जाएंगे। दिस इज ए बेसिक टू एनी ह्यूमन बीइंग। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी शर्मिंदा महसूस करने की बात नहीं है, कुछ भी रिएक्शनरी इसमें नहीं है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ हमारी ये जो तमाम लेयर्स हैं बिलोंगिंग की, उनमें से किसी एक लेयर को हम फिक्स कर देते हैं, है ना। मेरे अपने गांव की भी बिलोंगिंग है, मेरे जिस शहर में पढ़ा वहाँ की बिलोंगिंग है। आप ज़रूर एएमयू वालों को तो बड़ी ख़ास बिलोंगिंग होती है, हम एएमयू से हैं। ऐसे ही जेएनयू वालों को भी होती है, वहाँ से मैं था, तो इंस्टीट्यूशन की बिलोंगिंग होती है। बहुत मल्टीपल बिलोंगिंग्स हम सब की होती हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को फिक्स कर दें, बस यही मेरी आइडेंटिटी है, बाकी सब फर्जी, और उसके बाद ये कहें कि जो इसमें नहीं है वो मेरा दुश्मन है, दिक्कत वहाँ होती है। दिक्कत इसमें नहीं है कि मेरी माँ की रोटी का जैसा स्वाद था वो दुनिया में मुझे कभी नहीं मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि पड़ोसी की माँ जो खाना बनाती है वो जहर है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है ना। हम सबको महसूस होता है, मुझे तो सचमुच महसूस होता है, मेरी माँ जो मीसी रोटी बनाती थी वो मुझे दुनिया में कभी नहीं मिली, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मगर ये कहना कि पड़ोसी के घर में जो बनता है वो खाना नहीं कूड़ा है, वहां दिक्कत शुरू। नेशनलिज्म इन बिलोंगिंग की लेयर्स में से एक है, और बिल्कुल वाजिब लेयर है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तमाम दोस्तों को कई बार महसूस होना शुरू हो जाता है कि नेशनलिज्म अपने आप में बहुत खराब आइडियोलॉजी है, बड़ी नैरो आइडियोलॉजी है। ऐसा कुछ नहीं। नेशनलिज्म बहुत सुंदर आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म हमारी तमाम लेयर्स में से एक बहुत खूबसूरत लेयर है, और उससे बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लेकिन दुनिया में दो तरह के नेशनलिज्म हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली दोनों को हम नेशनलिज्म कहते हैं। उसके लिए मैं कई बार अपने टीचरान से कह चुका हूँ, आप इन दो के लिए दो अलग शब्द बना दीजिए, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक जो कि यूरोप वाला नेशनलिज्म है, जो जर्मनी में बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंचा था। ये नेशनलिज्म कहता है कि कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हमें मैच करवाना है, और अगर मैच नहीं हो तो किसी तरह से ठोक पीट के उसको ठीक कर देना है। सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है। एक बहुत बड़ी फेमस किताब है कि फ्रांस जो है वो फ्रेंच कैसे बना। फ्रांस फ्रेंच नहीं था। ठोक ठोक के, पीट पीट के, जबरदस्ती दोपहर 11 बजे सब बच्चे फ्रेंच पढ़ेंगे और पेरिस वाले एक्सेंट में फ्रेंच बोलेंगे। ये बिल्कुल मार पीट के फ्रांस को फ्रेंच बनाया गया है। और यूरोप की पूरी हिस्ट्री जो है वो इसी किस्म की
कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मैच करने की है, और दुनिया में कहीं पे भी मैच करती नहीं है कल्चरल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री। बंगाल में आप जाइए, बंगाल का एक हिस्सा है मेदिनीपुर के पास जहाँ लोग उड़िया बोलते हैं, जहाँ की नेचुरल लैंग्वेज है। पूरे देश में आप जहाँ मर्जी चले जाइए, महाराष्ट्र का हिस्सा है जहाँ लोग कन्नड़ बोलते हैं। आप कभी भी कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मैच कर नहीं सकते। मगर यूरोप का नेशनलिज्म कहता है कि अगर मैच नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम है, या तो इधर वालों को ठोक के ठीक करो, या तो इन उड़िया वालों को उड़ीसा भेज दो, या इनको बांग्ला बोलना सिखाओ, नहीं तो दिक्कत है। यूरोप के नेशनलिज्म की ये सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन ने यूरोप में इतना खून खराबा किया। ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म एक्सक्लूजन का नेशनलिज्म है, ये अदरिंग का नेशनलिज्म है, ये एक एनिमी डिस्कवर करने वाला नेशनलिज्म है, ये जर्मनी का नेशनलिज्म है। ये हमारा नेशनलिज्म नहीं है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे साथ यही करना शुरू किया, अरे तुम कहाँ से नेशनल हो, बताइए, एक बंगाली बोलता है, एक तमिल बोलता है, तुम लोग एक दूसरे की जुबान नहीं समझते, तुम काहे के नेशनल हो सकते हो। शुरू में हिंदुस्तानी सहम गए, वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम भी ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन 20th सेंचुरी का जो इंडिया का नेशनलिज्म था, हमारी देश की आज़ादी के आंदोलन का जो नेशनलिज्म है, फ्रीडम स्ट्रगल का जो नेशनलिज्म है, उस नेशनलिज्म ने कहा कि अरे हमें क्या जरूरत है एक लैंग्वेज वाला होने की। यूरोप का नेशनलिज्म था वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रेस, वन कल्चर, वन रिलीजन। हमारा नेशनलिज्म इससे बिल्कुल अलग था। हमारे नेशनलिज्म ने कहा कि हमें एक लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यूनिफॉर्म होने की, हमारी यूनिटी जो है यूनिफॉर्मिटी पे डिपेंड नहीं करती। दिक्कत ये है, आज इस देश में जो क्लैश है वो यूरोप के नेशनलिज्म की नकल करने वालों का और हिंदुस्तान के देसी नेशनलिज्म की टक्कर है आज इस देश में। और आज आपको नेशनलिज्म के नाम पे जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, हर तीसरे दिन आता है वन नेशन वन समथिंग। तो इतना इनका ऑब्सेशन है। मैं सिर्फ हल्केपन पे नहीं कह रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहा हूं, और इसके लिए पूरी हिस्टोरिकल एविडेंस है। बीजेपी और आरएसएस का नेशनलिज्म यूरोप से उधार लिया हुआ नकल का नेशनलिज्म है, जिसका इस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। दो नेशनलिज्म के मॉडल हैं, दोनों को नाम दे देते हैं। एक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये यूरोपियन मॉडल है कि आपको एक देश होने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, एक रिलीजन चाहिए। जब तक एक उसमें न बंधे तब तक नेशनलिज्म नहीं है, तब तक नेशन नहीं है। और दूसरा नेशनलिज्म क्या है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। ये जो पहला है, नाम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है, लेकिन उसका हिंदुस्तान की मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जर्मनी का नेशनलिज्म है, यूरोप का नेशनलिज्म है, हमारा नेशनलिज्म नहीं है। मेरे नेशनलिज्म ने मुझे पड़ोसी से नफरत करना कभी नहीं सिखाया। ये देश आज़ाद होने के बाद आज़ाद हिंदुस्तान के जो पहले काम थे उनमें से ये था कि अपने पड़ोसी चीन के लिए यूएन की मेंबरशिप सिक्योर करना। कोई नफरत नहीं थी। मेरे नेशनलिज्म ने मुझे साउथ अफ्रीका से जोड़ा, मेरे नेशनलिज्म ने मुझे लैटिन अमेरिका से जोड़ा, मेरे नेशनलिज्म ने मुझे फिलिस्तीन से जोड़ा, मेरा नेशनलिज्म मुझे बांडुंग में लेके गया। मेरा नेशनलिज्म किसी पड़ोसी या दूसरे से नफरत करने वाला नहीं था। मेरा नेशनलिज्म देश में गद्दारों को ढूंढने का नेशनलिज्म नहीं था, देश को जोड़ने का नेशनलिज्म था। किस तरह से जोड़ सकते हैं, उनकी डिफरेंसेस को कायम रखते हुए कैसे जोड़ सकते हैं। तो हिंदी की वकालत, मैं वैसे हिंदी का वकील नहीं हूं और मेरी मान्यता है कि इस देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, और मैंने एक बार नहीं कई बार लिखा है कि हिंदी दिवस को ख़त्म कर देना चाहिए। मगर मैं आपको याद दिला रहा हूँ
इस देश में हिंदी की वकालत करने वाले तमाम ऐसे लोग थे जो हिंदी स्पीकर्स नहीं थे। दक्षिण भारत नागरिक प्रचार समिति क्यों हो रही थी? आइडिया ये था कि हम इस देश के तमाम डिफरेंसेस को किसी तरह से गूंथें एक चीज में, उसकी आइडेंटिटी खत्म किए बगैर। आज नेशनलिज्म क्या है? आज जो हमें नेशनलिज्म के नाम पर पिलाया जा रहा है, आपने कभी नोटिस किया कि हमारे देश के नेशनलिस्ट हुक्मरानों को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं है कि पंजाब और हरियाणा पानी को लेके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इस नेशनलिस्ट पार्टी की पंजाब यूनिट कहती, हरियाणा यूनिट कहती है पानी छीन के रहेंगे, और इसी नेशनलिस्ट पार्टी की पंजाब यूनिट कहती है एक बूंद पानी नहीं देंगे। और नेशनलिस्ट प्रधानमंत्री मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, कोई चिंता नहीं है उन्हें इस बात की। कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी का विवाद है, कोई चिंता नहीं है। मणिपुर जल रहा है और पता नहीं कितने दशकों तक अब जलेगा, कोई चिंता नहीं है। ये कैसा नेशनलिज्म है भाई? आपका देश में ये हो रहा है। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, मान लेते हैं आपको जन्मजात कुछ नफरत है, लेकिन बाकी चीजों पे तो कुछ कीजिए। ये कैसा नेशनलिज्म है कि इस देश में तमाम दरारों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ने दो और होने दो, शायद वोट फालतू आ जाएंगे। ये नेशनलिज्म नहीं हो सकता। और एक आखिरी बात इसी नेशनलिज्म के बारे में, किसी भी घर में अगर कोई माँ हो, बाहर से कोई व्यक्ति आए और उस माँ के दो बच्चों में झगड़ा करवाए, तो माँ क्या कहेगी? पहले अपने बच्चों से कहेगी, बेटा जरा बच के रहो, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे मुंह मत लगाना अगली बार। अगर अगले दिन वही शख्स दोबारा आए और उस माँ के बच्चों में दोबारा झगड़ा करवाए, तो क्या करेगी? बाकियों का पता नहीं, हिंदुस्तानी माँओं का मैं जानता हूँ, वो कान से पकड़ेगी उस आदमी को और घर से बाहर निकाल देगी, कहेगी खबरदार मेरे घर में आगे से आया, मेरे बच्चों में झगड़ा करवाता है। तो आप मुझे बताइए, भारत माँ को क्या करना चाहिए? भारत माँ के दो बच्चे, हिंदू और मुसलमान, जो लोग रोज आके, जिन लोगों ने धंधा बना लिया है, धंधा है इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे तो कई बार महसूस होता है कि इनकी नफरत भी नकली है, कि बेचारे मन से नफरत भी नहीं करते। मैं बताता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हर रोज स्टेटमेंट देते हैं, मैं संयोग से थोड़ा बहुत जानता था एक जमाने में, और इनके जो नजदीकी दोस्त हैं उन सबको मैं जानता हूं, वो सब मुझे कहते हैं, सर ही डजंट बिलीव इन इट एट ऑल। मतलब नफरत भी नकली है इन लोगों की, धंधा है, टोटल धंधा। ये अर्णब गोस्वामी जिस तरह की बातें करते हैं, इन्हें संयोग से मैं जानता था। और तमाम लोग बताते हैं कि सिर्फ अमेरिका गए और पता लगा फॉक्स न्यूज़ ये करती है जिससे टीआरपी ज़्यादा आ जाता है, आके करना शुरू कर दिया। तो ये जो हिंदू मुसलमान में रोज झगड़ा करवाना, रोज फसाद करना, रोज ढूंढना कि अच्छा आज नहीं तो कल कुछ गड़बड़ हुई होगी, कल नहीं तो इनके माँ बाप में जरूर कुछ दिक्कत रही होगी, अच्छा माँ बाप भी फ्रेंड थे, अच्छा तो 500 साल पहले तो कुछ रहा होगा। ये जो धंधा है, ये भारत माँ के प्रति गद्दारी है, ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोह शब्द का आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करता, बहुत बड़ा शब्द है, संभल के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश में अगर कोई देशद्रोह है, गद्दारी है इस देश के साथ, तो वो है भारत माँ के दो बच्चों में दिन रात झगड़ा करवाना, दिन रात नफरत फैलाना, दिन रात इनमें किसी ना किसी तरह की खटपट और हिंसा करना, और वो हो रहा है। और उसका इलाज ये नहीं है कि नेशनलिज्म से बच के दूर हो जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार एकेडमिक हलकों में थोड़ा इसके प्रति वो हो गया है, अरे नेशनलिज्म तो बहुत वैसी आइडियोलॉजी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नेशनलिज्म से पीठ मत मोड़िए। नेशनलिज्म बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे पास, बस वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म हमें चाहिए, हमें जर्मनी वाला नेशनलिज्म नहीं चाहिए।
आपने कहा एनिमी विद इन, तो क्या कोई एनिमी विद इन है? हाँ, एक एनिमी विद इन है इस देश में, और वो ना किसी एक कम्युनिटी में है, ना वो मुसलमान में है, ना सिख में है, ना ब्राह्मण में है, ना हिंदू में है, वो यहाँ है, अंदर है। और वो एनिमी विद इन क्या है? डीप सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी। पिछले 150-200 साल से हिंदुस्तान का जो दिमाग है, हिंदुस्तान का मानस जो है, वो जब से उसने कॉलोनियलिज्म को फेस किया है, तब से उसमें एक डीप सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी है। और इंफीरियॉरिटी के बाद क्या होता है? आप उसकी नकल करना चाहते हैं, जो डोमिनेंट है उसकी नकल करना चाहते हैं। और मैं आपको फिर पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स इज बॉर्न आउट ऑफ ए डीप सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग हैं। जितने भी राक्षस दिखाई दें, पर हैं बहुत बेचारे। डीप सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है। कभी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री कैसे जप्फी लगाते हैं कोई भी वाइट लीडर जब उनको दिखाई दे जाता है? डोंट यू फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट? यार, ये करने की क्या जरूरत थी? तुम बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। क्या कर रहे हो? It's truly born out of a deep sense of inferiority, an attempt to imitate whatever they do. हम उससे मुक्त हो जाएंगे। That is the true enemy inside. जिस दिन हम टैगोर की तरह मुक्त हो जाएंगे, I find Tagore to be the most decolonized intellectual, more than Gandhi. जिस दिन हम टैगोर की तरह मुक्त हो जाएंगे, दुनिया में कहीं से भी सीख सकते हैं, अपनी ज़मीन पे खड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इन सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। वो बीमारी जिसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन आज की तारीख में बीजेपी है और आरएसएस है।